नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपका स्वागत है ये एजेंडा में। आज तक की ये मुहिम, ये कोशिश की कोरोना की कोई भी जानकारी आपकी नजर से छूट ना जाए। आज तक की ये कोशिश की एजेंडा के जरिए हम विश्व भर के एक्सपर्ट्स, देश भर के बड़े बड़े मंत्रियों को शामिल कर आपको बताएं कि सरकार की रणनीति और आपकी जिंदगी कैसे एक साथ मिलकर कोरोना की इस जंग में कारगर हो रही है। और इसीलिए आज 6 बजे के हल्ला बोल में खास कार्यक्रम में मेरे साथ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, शंघाई और भारत के तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, जिनके जरिए हम ये समझेंगे कि क्या लॉकडाउन ही सही तरीका है जिसके जरिए हम एक कारगर जंग इस वक्त लड़ रहे हैं, और क्या 3 मई के आगे इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स अभी से ही जुड़ गए हैं। रामचरित्र शर्मा जी हमारे साथ चेयरमैन ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई से जुड़ेंगे। डॉक्टर कुसुम पंजाबी हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़ेंगी। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार जुड़ेंगे, पेडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन न्यूयॉर्क से। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर राजीव आहूजा जुड़ेंगे और डॉक्टर दीपांकर बोस हमारे साथ ब्रिटेन में वॉरविक हॉस्पिटल से जुड़ेंगे। मैं आपके साथ शर्मा जी शुरुआत करना चाहती हूं। आज जिंदगी बदल गई है, लेकिन जिंदगी बदल कर ही हम कोरोना के ग्राफ को बदल पा रहे हैं। यह बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन कारगर है। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाना, लॉकडाउन कितना कारगर, इस पर मैं अगले 1 घंटे में फोकस रखना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम ये पूरा ग्राफ आपको दिखाते हैं, डॉक्टर शर्मा, पता नहीं टेलीविजन आपके सामने है या नहीं, लेकिन मेरे दर्शकों को जरूर दिखाइए। ये जो डबलिंग ग्राफ है, हर सप्ताह का वो डबलिंग दिनों का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा दें। सबसे पहले हम आपको शुरुआत कर रहे हैं ये बताते हुए कि देश में कुल मामले कितने हैं। अभी तक 24,506, ठीक हुए हैं 5,063 और अब तक मौत 775 लोगों की हुई है। राज्य दर राज्य क्या है परिस्थिति, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6,817 मामले महाराष्ट्र में हो गए हैं, सबसे ज्यादा जहां पर मुंबई और पुणे में है। गुजरात में भी मामले बहुत ज्यादा बढ़े और वो नंबर 2 पर आ गया है, 2,815। दिल्ली 2,514 के साथ नंबर 3 पर है। राजस्थान 2,034, जिसमें जयपुर बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश 5वां राज्य, जो 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, उनके आंकड़े दिखाकर हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ट्रैकर कि कैसे ये आंकड़े हिंदुस्तान में बढ़े हैं, ग्राफ किस तरह से जा रहा है। हर दिन जो नए केस हैं उसमें हम पिछले 2 दिन में थोड़ी सी मार्जिनल गिरावट देख रहे हैं। अब 1,429 केस आए हैं। अब जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर शर्मा, उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे कुछ ही दिन पहले 5 दिनों में डबलिंग रेट थी मरीजों की, लेकिन अब वो डबलिंग रेट इंडिया में 10 दिनों की हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इसके मद्देनजर जब हम लॉकडाउन को देखते हैं, कितना कारगर आप इसे मानते हैं, और क्या आपकी राय यह है कि 3 मई तक तो इसका ऐलान किया गया है, उसके आगे भी दिखाने की जरूरत है? डॉक्टर शर्मा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। लॉकडाउन का होना बहुत जरूरी है, ये तो पक्का हो चुका है हर देशों में, हर जगहों में। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खासियत है, हम यहाँ से भी महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं डेटा पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, कि सर्विलेंस हिंदुस्तान का इतना अच्छा रहा है शुरू से ही। जैसे ही उन लोगों ने डिसाइड किया, हेल्थ वर्कर्स का, वॉलंटियर्स का, एनी केसेस, कॉन्टैक्ट्स का, उन्होंने बड़े अच्छे से सर्विलेंस किया है। दूर दूर के गांवों में जाके पता किया, दूर दूर के कस्बों में जाके पता किया। सो ये काम कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझें या न समझें, और विशेषज्ञ लोग बता ही सकते हैं वहाँ के, ये बहुत काम कर रहा है। देखिए, 3 ही चीज अभी आदमी के जान की अगर कीमत है, तो पूरे पॉपुलेशन को, आप किसी भी स्तर के लोग हों, ये समझ लेना होगा कि अभी सिर्फ 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है मास्क, सोप एंड डिस्टेंस। MSD एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम हुआ करता था, लेकिन अब डिस्टेंस बना के रखना, लॉकडाउन करना, हाथ धोना साबुन से और मास्क लगाना भी
जरूरी ही है अब हिंदुस्तान के लिहाज से या कहीं भी। तो हर जगह देखा जा चुका है, जिन देशों में शुरू में लॉकडाउन कर नहीं हुआ उनका सेकेंडरी पीक आ रहा है, सिंगापुर वगैरह का, या स्वीडन में इन लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया, सबसे बड़ा उदाहरण स्वीडन का दिया जाता है। और लेकिन ये बात भूल जाते हैं लोग कि स्वीडन के लोग वॉलंटरी अपने आप को इन नियमों को से पालन कर रहे हैं। वो 2 मीटर दूर रहते हैं दूसरे लोगों से, बंद कर दिया मिलना, 50 लोगों से ज्यादा पब वगैरह में ज्यादा लोगों को का जाना अपने आप लोगों ने कर दिया गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के बगैर। तो ऐसा है स्वीडन देश। तो लेकिन फिर भी उनके केसेस आ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, तो लॉकडाउन तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी तो कोई उपाय नहीं है, अभी कोई उपाय नहीं है, और ये जाने वाला नहीं है, ये जाने वाला भी नहीं है। 1-2 साल कम से कम ये सारे प्रिकॉशंस हम लोग को लेने होंगे, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। वैक्सीन हर समय सुनते रहते हैं, आपके चैनल से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, लोग दूर दूर से हिंदुस्तान में इसको देखते हैं। वैक्सीन आने के बावजूद भी हर्ड इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है। देखिए सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव वायरस मीजल्स होता है, तो हर्ड इम्यूनिटी मीजल्स का 90-95% होना चाहिए पॉपुलेशन में, तब इन्फेक्शन कम होगा, कंट्रोल होगा। इसका कोरोना वायरस का कम से कम अभी एस्टिमेट है कि 60-70% हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाएगा तब इन्फेक्शन कंट्रोल में आएगा। तो सिर्फ इसी बात पर कंसंट्रेट करते हुए जो आपने पूछा कि लॉकडाउन जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, और ये डिपेंड करता है आपके आंकड़े पर, आपकी परिस्थिति पर। हर देश का अलग अलग है ऑफ कोर्स। तो वहाँ के हिंदुस्तान के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वो तय करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उनके आंकड़े बता रहे हैं कि अभी वहाँ है, अभी पीक नहीं आया है, प्लेटो होना होगा, गिरना होगा नंबर्स, उसके बाद जाके कहीं रिलैक्स किया जा सकता है इन बातों को, लॉकडाउन को। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर संजीव चौबे भी सीधे शंघाई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चौबे, आपके पास आते हुए, चीन को लेकर अभी कई देशों में विश्व में गुस्सा भी है, लेकिन इन सब के बीच वहां पर भी एक जंग लड़ी जा रही है। मैं चीन से जो सबक अभी हम देख सकते हैं इस लड़ाई में, उसमें लॉकडाउन ही सबसे कारगर सबक दिखाई देता है। क्या आप ये मानते हैं कि 40 दिन का लॉकडाउन लगभग 42 दिन का हो जाएगा जब 3 मई को इसे उठाया जाएगा, क्या आप ये मानते हैं कि इतना कारगर हो सकता है, या इसको बढ़ाने की भी परिस्थिति आ सकती है, क्योंकि वुहान में 70 से ज्यादा दिनों का लॉकडाउन रखा गया था? सही बात है, क्योंकि चाइना में मेरे ख्याल से लगभग 2.5 महीने के आसपास लॉकडाउन था, और वुहान में ही नहीं, जहाँ पे एपिसेंटर थे वहाँ पे। चूंकि मैं तो शंघाई में रहता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम थे, बट यहाँ पे भी लॉकडाउन का प्रोसेस था और हम लोगों ने उसको फॉलो किया है करीब 2 महीने। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या है, और इसका अभी तक कोई फिक्स इलाज है नहीं हमारे पास, और इसका जो है इसका पहचान करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं बहुत आगे की कि वैक्सीन आएगा, ड्रग्स आएगा, मेडिसिन आएगा, दैट टेक्स टाइम। उसके बाद जो इसमें ये है कि हम लोग को इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ जगह पे सफल होंगे, कुछ जगह पे असफल होंगे। हमें अपने जो असफलताएं हैं उसको क्योर करके आगे मूव करना है, और अगर लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि वैसे जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे मई तक लू शुरू हो जाता है और लोग गर्मी में कम ही घूमना पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक एनवायरमेंटल लॉकडाउन हो सकता है। बट ऑल्दो अगर जो एपी सेंटर है, जो अगर आप देखें एपी सेंटर्स को, तो वहाँ पे लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। और एक स्टडी और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार, यूपी, असम, त्रिपुरा और इधर 7 सिस्टर्स और इस साइड उड़ीसा, इधर देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस काफी कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली, महाराष्ट्र, आप पंजाब और उस साइड में।
क्योंकि जो एक स्टडी और एक सामने आई है कि जो पहले से प्राइमाक्विन ले चुके हैं, जैसे रांची झारखंड में काफ़ी कॉमन है मलेरिया, और शायद वो इम्यून बूस्टर का भी काम करता है। तो वहाँ पे आप अगर स्टडी करते हैं दोनों साइड का, तो उसमें काफ़ी कम, और सेम एग्जांपल यू कैन सी इन अफ्रीकन कंट्री एज वेल कि एक सेकंड आपको टोक रही हूँ डॉक्टर चौबे आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मैं आपको टोक रही हूँ। क्या आपका ये मानना है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल भी कई मुल्क कर रहे हैं और भारत में भी? आज ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री थे मेरे साथ, उन्होंने कहा धारावी जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पर न सिर्फ क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी घर में क्वारंटाइन नहीं, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वहां पर भी बड़े पैमाने पर दिया जाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में मलेरिया बहुत ज्यादा केसेस आते रहे हैं उनमें बेहतर है इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने की? आप डेटा उठा के देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया इज वेरी कॉमन, और आप जो ईस्टर्न नॉर्थ साइड है, ईस्टर्न साइड है हमारा, जो यूपी, बिहार, झारखंड और ये एरिया पड़ता है, उसमें आपके नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हैं काफी कम है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र और दिल्ली और मुंबई। इस प्राइमाक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट इज टू डिफरेंट थिंग। प्राइमाक्विन एक्चुअली चीपर है और अवेलेबल इजीली रहता था और उस वक्त लोग ले लेते थे, बट हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट का सिर्फ मलेरिया में ही नहीं, उसका अलग बायोलॉजिकल रोल भी है, उसका किसी और चीज में भी यूज किया जा सकता है, तो शायद उतनी उसकी एफिकेसी ना हो जितना प्राइमाक्विन की थी। जी ठीक है, मैं अन्य मेहमानों के पास भी चलूंगी। हमारे साथ डॉक्टर राजीव आहूजा भी इस वक्त जुड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार भी जो कि पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है, न्यूयॉर्क से सीधा जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार। न्यूयॉर्क मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा मार इस महामारी की झेल रहा है। जिस तरह की मौतों का आंकड़ा आया है, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई हैं, उसको देखकर हर कोई विचलित होता है। मामले की गंभीरता भी कई लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठती है। वहां के आपके अनुभव से क्या आप बताएंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप पूरे सिनेरियो को अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या समझ में आपको आता है और लॉकडाउन कितना कारगर हिंदुस्तान के मद्देनजर रहा, इस पर आपकी राय? डॉक्टर कृष्ण कुमार। हमें तो न्यूयॉर्क में तो सबसे ज्यादा ब्रंट जो है डिजीज का न्यूयॉर्क वालों ने ही झेला है। अब तक अमेरिका में 52,000 तक लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क इज एपिसेंटर। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, इमरजेंसी रूम का हाल तो बहुत ही बेहाल हो रखा है। हर मरीज जो आता है खांसी, जुकाम, बुखार या शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ लेके आता है, वो कोरोना ही निकलता है। एक तो हमारे यहाँ की हमारे टेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो अमेरिका में जो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत ज्यादा है। स्टिल जो पूरी दुनिया, पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोग इतने लोग का टेस्ट नहीं कर पा रहे जितना हम लोग को करना चाहिए। तो स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल में भी टाइम लगेगा इसका जो पीक को कम होते होते। अभी तो मोर प्लस फ्लैट हो गया है कर्व, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, टाइम विल टेल अस हाउ इट गो। जी, मैं ये ग्राफ भी दिखा रही हूं सर, हालांकि इस वक्त क्या तुलना की जाए, लेकिन बहुत परेशानी है। 15 जनवरी में पहला मामला आया था अमेरिका में और हिंदुस्तान में 30 जनवरी, यानी 2 सप्ताह हम पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो पीक पीरियड है अमेरिका का वो काफी पहले आ चुका है। क्या हिंदुस्तान के जब ये आंकड़े आप देखते हैं, हम डबलिंग को जो कि हमने पहले सप्ताह में देखा था 2.17 दिनों में डबलिंग हो रही थी, फिर ये 5 दिनों तक गया, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से 3 दिन में डबलिंग होने लगी, लेकिन अब अप्रैल के इस सप्ताह में अंत आते आते 10 से ज्यादा दिनों में डबलिंग हो रही है। क्या ये एक मुहर है इस बात पर कि वक्त रहते लॉकडाउन का फैसला हिंदुस्तान के लिए बहुत कारगर साबित हुआ? डॉक्टर कृष्ण कुमार। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करके रखा। अदरवाइज तो वहां पे इतनी ओवरली पॉपुलेटेड कंट्री है, वो एक होता तो ये तो बिल्कुल चेन रिएक्शन माफिक सबको होता चला जाता। लॉकडाउन से ये हो रहा कि एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं हो पाया। देखिए कुछ भी करते रहिए, ये ऐसा वायरस है, इसका मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अब तक यही मेरे को समझ में आया है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर 6 फुट के दूर पर रहेंगे तो आपका वायरस से इन्फेक्शन होना बहुत कम हो जाता है। बाकी जो चीजें हैं सावधानी बरतने की, मतलब हाथ धोइए, मास्क लगाइए, वो सब ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा रहा। जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है,
एक तरीके से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। ट्रेन्स भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, स्ट्रीट भी, गली मोहल्ले इतने ज्यादा ओवर क्राउडेड थे। दैट वाज द मेन रीजन कि एक आदमी को दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो रहा था। तो ये तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने हिंदुस्तान वालों को वरदान दिया है कि भाई साहब घर पे रहिए, थोड़े दिन की पीड़ा जरूर है, पेन जरूर है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट अपने लिए बहुत अच्छे है। तो बहुत ही सुपर काम किया। डॉक्टर मुनीश लुम्बा भी कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर अंजलि कक्कड़ के पास अब जाना चाहती हूं। डॉक्टर अंजलि, लगातार हल्ला बोल पे आप पहले भी आई हैं, मेरा आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि शुरुआती सवाल मैं लॉकडाउन पर कर रही हूं, उसके बाद जो अभी देश विदेश में प्रगति हो रही है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, या फिर बीसीजी के टीके पर जो चर्चा हो रही है, या वैक्सीन जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में शुरू हुए, इन सब पर मैं अगले राउंड में सवाल करूंगी। लेकिन फिलहाल जो कारगर हथियार विश्व के तमाम देशों के हाथों में दिखता है, वो क्या आप मानती हैं कि यही लॉकडाउन है? और भारत का जब हम पूरा सिनेरियो देखते हैं, डॉक्टर अंजलि। जी हाँ, और जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बोला, लॉकडाउन एक बहुत ही ज़रूरी टूल था, एक बून था हमारे लिए, जो कि इंडिया ने बहुत ही जल्द अपनाया। और इंडिया ने क्या दिया, हमें वक्त दिया, उस लॉकडाउन में एक मौका दिया ताकि हम इस वायरस के लड़ने के लिए तैयारी कर सकें। लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम वेंटिलेटर्स बना पाए, प्रॉपरली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई बना पाए, ला पाए अपने डॉक्टर्स के लिए, और जो ट्रीटमेंट्स थोड़ी बहुत है उनकी टेस्टिंग थोड़ी बहुत जारी कर पाए, टेस्टिंग किट्स बना पाए और उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है आगे से, कोविड कंटेनमेंट हॉस्पिटल्स बना पाए। तो ये लॉकडाउन जो वक्त था ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसने मौका दिया और वक्त दिया ताकि हम इस वायरस के लड़ने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर सकें। जैसे कि आपने बोला, लॉकडाउन की हमें यही फिक्र, हम डॉक्टर्स को ये फिक्र होता है, हमें ये कंसर्न होता है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये वायरस तूफान की तरह फैल जाता। जैसे आपको पता है इंडिया की आबादी में बहुत तेजी से इसके केसेस बढ़ जाते और हम इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर लुम्बा, आपके पास आते हुए, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हुए, क्या आपको लगता है कि 3 मई के आगे भी भारत को ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फेज्ड आउट एग्जिट पॉलिसी पर सोचना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे इसको हम फेज में खत्म करें या रिलैक्स करें? क्या समझाएंगे आप? क्योंकि देखिए, विश्व के सामने अगर कोई चॉइस है तो बस यही है कि या तो इंसानी जिंदगियों को खोने के बाद हम समझें कि लॉकडाउन महत्वपूर्ण है, या फिर हम वक्त रहते ये फैसला ले लें। और अगर वक्त रहते फैसला लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि 3 मई के आगे भी भारत को इसको एक्सटेंड करना चाहिए? कितने दिन कारगर हो सकते हैं इस पूरे सर्किट को तोड़ने में, साइकिल को तोड़ने में, क्योंकि 40 दिन हो जाएंगे 3 मई तक। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन थोड़ा सा और एक्सटेंड इसलिए होने का फ़ायदा हो सकता है कि अभी तक स्टेज 3 में पहुंचा नहीं है वायरस, सो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, हम भी फेज्ड ओपनिंग कर रहे हैं। अब कैलिफोर्निया में पर कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि आप धीरे धीरे सम प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सो विद सर्वेलेंस, with testing, with contact tracing and mitigation, इसी से बेस्ट हो सकती है कि आप डिस्टेंस रखें। सो बिल्कुल सही बात है कि अगर जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको प्रिवेंट करें कि वहाँ से कोई एंटर करे या कोई जाए वहाँ से, उसको और ध्यान से रखें। फिर फेज्ड इम्प्रूवमेंट, फेज्ड ओपनिंग ऑफ द कंट्री करना चाहिए। एंड यहाँ पे भी 3 फेजेस इन्होंने बनाए हैं, जहाँ से धीरे धीरे फर्स्ट फेज में वो काउंटीज जाएंगी, वो स्टेट्स जाएंगे जिनमें 14 डे से कोई केसेस डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, टेस्टिंग के रिजल्ट्स डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, और जहां पे आगे टेस्टिंग करने के लिए अवेलेबिलिटी है, सर्वेलेंस करने के लिए, ताकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो करके पता चल सके कितना वायरस है उस कम्युनिटी में। सो ये बिल्कुल सही बात है कि धीरे धीरे फेज्ड ओपनिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल। डॉक्टर आहूजा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर भारत का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, खासतौर पर चीन से जो किट्स आए थे। ये विश्व में, यूरोप में कई मुल्कों में देखा गया, चाहे वो मास्क हो, टेस्टिंग किट्स हो, चीन के वो फॉल्टी आ गए। एक तो
पहले कोरोना के इस पूरी महामारी में सबको झोंक दिया, उसके बाद से पॉल टिकट्स आने लगे, तो फिलहाल हिंदुस्तान में आईसीएमआर ने उस पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन, टेस्टिंग, सर्विलेंस यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी जिस एक व्यक्ति को संक्रमित हुआ है वो किस किस के संपर्क में आया, उन सबको क्वारंटीन करना, यही रास्ता दिखता है। क्या 3 मई से आगे भारत को बढ़ाना चाहिए अगर आपको वो चेन, वो साइकिल कोरोना का तोड़ना है? जो मेरे तरफ से मुझे जो नजर आता है कि एट दिस मोमेंट क्वारंटाइन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में, वो चलते रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा इसके बारे में कि कितनी देर चलना चाहिए, वो तो इंडियन अथॉरिटीज़ के बारे में चेक करना है, उनको कैसे मैनेज करना है अपना। हर एक कंट्री की डेमोग्राफिक, सोशो डेमोग्राफिक कंडीशंस अलग होती हैं, टेम्परेचर अलग होता है, सबका अलग तरीका है मैनेज करने का। तो हम ये मानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो आप ये मान के देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला केस हुआ था 25 जनवरी को, और पहले 6 हफ्ते में सिर्फ 80 केसेस हुए, 80। उसके बाद 8 मार्च से लेकर 29 मार्च तक की एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आया, और सबसे ज्यादा केस एक दिन में जो हुए वो 29 मार्च को हुए। ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद इस पे काफी काबू पा लिया है, और आज की डेट में एक दिन में सिर्फ 80 केस हुए हैं, और उसके बाद सिर्फ टोटल 6,700 केस टोटल ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जाम्पल है उसमें अभी हमने कर्व को फ्लैटन करने की बहुत कोशिश करी और काफी कामयाब हुए हैं। कैसे सर? कंप्लीट लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। कंप्लीट लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया में सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और जल्दी स्टार्ट कर दिया गया, मार्च के बिगिनिंग में शुरू करा। उसके बाद हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, स्टे एट होम, घर में रहने का, विजिटर्स की बंद कर दिया, लोगों के घर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर मिलने से 2 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते। स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूल भी चलते रहे, लेकिन स्कूल का क्या है, इकोनॉमिक्स के साथ भी सवाल था कि उन्होंने कहा स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, ओल्ड लोगों के पास जाएंगे, डिजीज फैल सकती है। तो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इस पे काबू पा लिया है, और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 80 लोगों की मौत हुई है और 5,372 रिकवर कर चुके हैं। टेस्टिंग में ऑस्ट्रेलिया का पर कैपिटा टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुआ है। आज की डेट तक 494,000, 500,000, 5 लाख टेस्टिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत जरूरी है। टेस्टिंग होने के बाद 1.4% की पॉजिटिव आए हैं सिर्फ, और जो हमारी जो डेथ रेट है, डेथ रेट तो हमारा 0.5% है। तो ये जो है हाई रिस्क ग्रुप्स को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। ओवर 70 घर में रहें, कहीं नहीं जाएं। ओवर 60 जिनको बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फाइसीमा, ये घर में रहें। ओवर 50 और एबोरिजिनल ये भी घर में रहें, और जो जिनको डिसेबिलिटी है घर में रहें। तो ये जो यहाँ टेस्टिंग, हमारे काफी क्लिनिक्स खुल गई हैं। मैं जनरल प्रैक्टिस में हूँ, मैंने भी काफी पेशेंट्स टेस्ट के लिए भेजे हैं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में हमारी टेस्टिंग स्लो थी और सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग हो रही थी। आज की डेट में हम कैरियर्स की भी, जो कॉन्टैक्ट्स किए हैं, सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे तो फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हैं, लेकिन सिर्फ सिटीजन आ पा रहे हैं, जो जहां इंडिया से भी आए हैं, पेरू से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उन सबको 14 दिन के लिए होटल में गवर्नमेंट के खर्चे पे क्वारंटाइन किया जाता है जी। वो अपने रूम्स में रहते हैं, उनको सिर्फ खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने जो कंट्रोल किया है इसको, कंप्लीट कॉन्टैक्ट्स को दूर। हमारी जो ऑस्ट्रेलिया है आइलैंड है, आइलैंड में हमारी डेमोग्राफिक्स अलग, तो बाकी कंट्रीज में बॉर्डर्स ओपन थे, हमारे बॉर्डर क्लोज करना इजी हो गया। क्रूज शिप्स जो थे और वो फ्लाइट्स, 2 जगह से हमारे लोग आए। हमारे जो 65% तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ जो फ्लाइट्स में और क्रूजेस से आए। उसके बाद 25%
जो है कॉन्टैक्ट से हुआ। जी तो ऑस्ट्रेलिया का तो डेमोग्राफिक में ये बोला, हमारे वैसे भी पॉपुलेशन कम है। हाँ, मैं टोटल वही इशू में लाना चाह रही थी सर कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है Yes. वो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फायदा है जो भारत चीन जैसे मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे वक्त पर। अब मैं इस पूरी बहस को आगे प्लाज्मा थेरेपी पर और अन्य विषयों पर ले जाना चाहती हूं जिसमें सबसे बड़ी चुनौती अब डॉक्टर शर्मा है एसिम्प्टोमेटिक मरीज, यानी वो मरीज जो कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है। ऐसे लोगों का टेस्ट कर पाना, ऐसे लोगों को ट्रैक कर पाना सबसे बड़ी चुनौती विश्व में बनकर सामने आ रही है। और भारत में भी अगर हम देखें तो एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले मरीज ये इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है डॉक्टर शर्मा? सबसे बड़ी बात है कि वो तभी पता चलेगा जबकि आप कितना टेस्ट कर सकते हैं। सो इसके पहले मैं तो बस एक मिनट के लिए ये बात बोलूं कि हम लोग सब सहमत हैं लॉकडाउन के फायदे से और मिटिगेशन के फायदे से, हर चीज। उसका सिर्फ डाउन साइड देखिए। डाउन साइड क्या है लॉकडाउन का? डाउन साइड यही है कि इकोनॉमी गिर जाएगी और गरीब लोगों का क्या होगा जो रोज कमाते और खाते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान जैसे देशों का। तो गरीब लोगों का सोसाइटी को केयर करना चाहिए। सोसाइटी केयर करे गरीब लोगों का कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, ताकि जिंदगी बचाई जा सके। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम लेने से हम इमोशनल हो जाते हैं, बाहर रहते हुए भी। हमारा हिंदुस्तान इतना धनी देश है, हमारे पूजा घरों में इतनी संपत्ति है, हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं अपने स्कूल के अलुमनाई के चैरिटी वर्क से। मेरा स्कूल नेतरहाट स्कूल रांची के पास था, हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। तो कनेक्टेड हैं सब लोग, गरीबों को खोज के हमारे लोग, हमारे साथी बांट रहे हैं खाना और सोप और हर तरह की चीज। तो उसका केयर तो करना होगा। लॉकडाउन का वो डाउन साइड तो है ही। प्लाज्मा की बात आपने की, बड़ी अच्छी बात है और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अभी सबसे जो लाइट दिख रहा है टनल के बाद, दिस मोमेंट इन टाइम अभी, वो यही है कि प्लाज्मा, कन्वालेसेंस प्लाज्मा से फायदा हो रहा है। न्यूयॉर्क में टेस्टिंग हुई रैंडम टेस्टिंग से, तो 14% लोगों के प्लाज्मा में एंटीबॉडी दिखाई दिया। प्रॉब्लम उसमें यह है कि हर इंडिविजुअल का एंटीबॉडीज का जो कंसंट्रेशन है या जो क्वालिटीज है वो सेम नहीं है। तो हर प्लाज्मा से फायदा हो या ना हो ये कहना बड़ा मुश्किल है, और यही अभी चल रहा है, शोध चल रहा है। तो प्लाज्मा ही एक ऐसी चीज है अभी कन्वालेसेंट, जिसको ट्राई करने, इसके निवारण के लिए ट्राई करना चाहिए, और ट्राई हो रहा है और ज्यादा बढ़ेगा। आपने बात की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की और इम्यूनिटी वगैरह की। देखिए, बहुत सिंपल शब्द में मैं आपको बता सकता हूं, और CDC अमेरिका का भी वही है, उस पर आप वेबसाइट पे जाइए तो देखें। इन बातों का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी नहीं है। एंटीवायरल ट्रायल हुआ, वो फ्लिकर दिखता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इम्यूनिटी जो एंटी मलेरियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशनल है, दैट्स एनेक्डोटल, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सेम वे BCG का जो फायदा बताया जा रहा है वो भी एनेक्डोटल है। इसका कोई अभी परफेक्ट, इसका सॉलिड, इसका एविडेंस अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे चीजें, और 70 वैक्सीन चल रहे हैं। वैक्सीन देखिए, हम लोग लकी होंगे, मानव समाज लकी होगा अगर 12 महीने से 18 महीने तक एक सॉलिड वैक्सीन आ जाए जो काम करे। डिफरेंट फेजेस में करना होता है, अभी तो पैनिक चल रहा है। 18 महीने बहुत कम समय है किसी वैक्सीन को पैदा करने के लिए। तो ट्रीटमेंट कोई नहीं है। आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल, एंटीवायरल, सब चीजों का एनेक्डोटल एविडेंस है।
कोई एविडेंस इनका नहीं है। ठीक है। इम्यूनिटी जो होती है, डॉक्टर चौबे आप ही की बात पर हाथ उठा रहे हैं जी। जी 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 या ठीक है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो इनेट इम्यूनिटी को के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाने मजबूत बनाने का तरीका अभी तक कोई दवा नहीं निकली है। उसके लिए आप डाइट का प्रयोग करिए, अच्छे डाइट का, एक्सरसाइज का और स्लीप, बढ़िया स्लीप से इम्यूनिटी बढ़ती है। जी मैं दूसरे लोगों को चांस देना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्लाज्मा थेरेपी हो, बीसीजी का टीका हो, मलेरिया के केसेस हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो, वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की ऑक्सफोर्ड में शुरुआत हो, इन सब पर चर्चा को आगे नए सिरे से ले जा सकते हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको डॉक्टर संजीव चौबे के पास। संजीव चौबे जी, जिन चुनौतियों का डॉक्टर शर्मा जिक्र कर रहे थे उस पर आप कहना चाह रहे थे, और चीन में कौन सी इस वक्त ट्रीटमेंट की लाइन, चाहे वो एनेक्डोटल हो, सपोर्टिव हो, जो भी हो, क्या किया जा रहा है? चीन में तो बेसिकली हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विनिन सल्फेट यूज किया, क्योंकि यहाँ प्राइमाक्विन नहीं मिलता। इवन साउथ कोरिया में भी वही हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट था। बट मैं सर से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ऐसा कोई अभी तक हमने इतनी बड़ी महामारी हुई और कोई स्टडी नहीं किया क्लोरोक्विनिन पे। तो इस पे ये कहना कि हमने इम्यूनिटी इनेट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप किया है, शायद एक वो भी कारण हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्री और हमारे जो नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, वहां पे नंबर ऑफ केसेस कम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मलेरिया प्रोन एरिया है, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है अभी तक। तो ये बेसिकली मेरा एक पॉइंट था कि अभी ऐसा तो कोई स्टडी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें यह है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो होगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, न्यूयॉर्क में अगर मैं सही हूं सर, तो 2 अस्पतालों में प्लाज्मा, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी को लेकर ट्रायल्स किए गए और थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन सतर्क होकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी पूरी तरह से इसको 100% सक्सेसफुल कह देना और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह देना भी सही नहीं होगा। आप क्या बताएंगे यथास्थिति? मैं तो ये कहूँगा कि भी देखिए, लोगों की उम्मीद है कि प्लाज्मा से आदमी बच जाएगा। काफी कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, कुछ लोगों को फायदा हुआ है, मेजॉरिटी को फायदा भी नहीं हुआ है। उसको लेके पूरे अमेरिका भर में पूरा रिसर्च चल रही है प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। एंड टेल द ट्रूथ, वी आर फार अवे टू से कि मतलब इससे आदमी बच जाएगा 100%। बाकी मैं तो अभी ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर में रहे, बाजार में रहे, 6 फीट का डिफरेंस रखिए और एसी ना चलाएं, पूरा घर खुला रखिए, हवा आने जाने दीजिए। अगर आप जितने ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट रहेंगे, उतने आप चांसेस रहेंगे कि आप सिक हो जाएंगे। तो क्या अब भारत के मद्देनजर डॉक्टर कुमार, मेरा अगला सवाल यही रहेगा, क्योंकि कई घरों में अब एसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर जो जानकारी तमाम डॉक्टर्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब सेंट्रलाइज्ड एसी हो, चाहे वो ऑफिसेज में है या मॉल्स में है, तो खतरा रहता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वही हवा घूम रही है, लेकिन घरों में जिन स्प्लिट एसीज या विंडो एसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सेफ है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो सेफ नहीं है। मान लिया एक कमरे में आपने स्प्लिट एसी लगा रखा है, 4 आदमी उसके अंदर रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक को होता है, इसके अंदर चारों होगा कि नहीं होगा? हालांकि इंसान की तो समस्या भी तो विकराल है ना, गर्मी भी बहुत पड़ रही होगी, हमको तो मालूम नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो भी ठंडा है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो एयर होती है बार बार आदमी इनहेल करता रहता है, वो बड़ी डेंजरस होती है। वायरस कहते हैं एयर में 3 घंटे तक रहता है। या तो आप हिपा फिल्टर लगा के रखिए एसी में, मेरे को तो डाउट है वहां पर हिपा फिल्टर लगते होंगे इवन स्प्लिट एसी में, तो आई एम नॉट फॉर इट। इससे बढ़िया आप रूम कूलर लगा लीजिए, बाहर की हवा नहीं ताजी फेंकता रहेगा, अंदर आप ठंडक बनाए रखिए। ठीक है डॉक्टर लुम्बा, एक तो प्लाज्मा थेरेपी और जो तमाम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वैक्सीन ट्रायल्स की भी शुरुआत हुई है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तब भी बहुत वक्त लगेगा उसके बाजार में आते आते, उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी बनते बनते। प्लाज्मा थेरेपी पर आप क्या कहेंगे? और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी काफी किया और भारत कई देशों को भेज भी रहा है अमेरिका के साथ साथ, उस पर आपकी राय? ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग
chloroquine or plasma therapy, but as far as so far to date, यहाँ पे no drug has been proven to be safe and effective. So as far as the trials or recommendation by the Infectious Disease Society, they are saying that there are 7 recommendations. ठीक है. They are recommendations as long as you are, ये आप सब लोग ट्रायल कर रहे हो, और उसमें इंक्लूडेड है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, प्लाज्मा थेरेपी, और जो भी रिकमेंडेड है लोपिनाविर, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और प्लस इसके साथ है टोसिलुजुमैब. These are all trials going on. So there are 7 different drugs. They are distributed into antiviral होंगी, या प्लाज्मा थेरेपी, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी. So इनकी ट्रायल्स बहुत तेजी से, बहुत जोर से चल रही है. और कल फर्स्ट वैक्सीन यूएसए में भी दिया गया. So वैक्सीन ट्रायल जो यूके में ऑक्सफोर्ड में चल रहा है, जिसके रिजल्ट्स थोड़ा सा बेटर लग रहे हैं अभी. सो दे यूएस में भी वो शुरू हुआ है, तो उसके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, सो पॉसिबिलिटी है विद इन 12 months और होपफुली अर्ली देन 18 months उसका वैक्सीन मिल जाएगा. सो प्लाज्मा थेरेपी की प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि कौन से प्रोटीन के साथ ये उसके सिम्टम्स आते हैं. स्पाइक प्रोटीन से हैं कि दूसरे प्रोटीन से हैं, उसके इम्यूनोग्लोबिन किसके पर्सन में ज़्यादा बन रहा है, किस में कम बन रहा है, और हम उसको प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दें और उसका रिजल्ट कैसा उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे आएगा. सो उसके लिए ये सारी स्टडीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका रिएक्शन, आपने वो प्लाज्मा थेरेपी दे दी और उसका रिएक्शन कैन बी टेरिफिक, दैट उसने बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया इतना ज़्यादा साइटोकाइनिन विच इज़ अ product which our body releases, अगर वो release हो गया तो it can be dangerous. But yes, there are some positive results, some not so positive with the plasma therapy, but that is the best tunnel which we are seeing right now. और दूसरा is the vaccine therapy which is सारे लोग अभी उस पे लगे हुए हैं. So these, ये जो main जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, अगर वो ट्रायल में जैसे शुरू में चल रहा है कि एक ही दे रहे हैं, या एजिथ्रोमाइसिन और ज़ी-पैक जो है वो देते हैं टुगेदर, पर अभी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे दिखे नहीं हैं जो कि वो कंटिन्यू एज अ रिकमेंडेशन और एज सबका ट्रीटमेंट फॉलो कर ले. जी डॉक्टर, एंटीवायरल जो ड्रग थी, जी बात पूरी कर लें सर. एंटीवायरल जो रेमडेसिविर थी, उसका पहला रिजल्ट अच्छा लग रहा था, पर फिर वही बैक हो गया कि नहीं, अभी और स्टडी की जरूरत है, अभी उसका भी नहीं आया. बिल्कुल डॉक्टर कक्कड़, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि अमेरिका में अचानक हमने एक दवा कंपनी के स्टॉक्स में भी बहुत उछाल देखा जब बताया गया कि रेमडेसिविर शायद वो दवा है जिसके जरिए हम एक कारगर लड़ाई लड़ पाएंगे. तो चाहे डॉक्टर साहब पहले बोल रहे हो, रेमडेसिविर का भी जो पूरा ट्रायल्स थे वो फ्लॉप कर गए एक तरह से, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन जो इस वक्त दिया जा रहा है, क्या हम अभी ये सेफली कह सकते हैं कि कारगर कुछ भी नहीं है? हम शायद इधर उधर से कुछ कोशिशें ही कर रहे हैं. अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन यही कारगर उपाय है अगर हमें बचना है तो, अगले इस 1 महीने 2 महीने में कम से कम. जी जी, जैसे आपने मेंशन करा, क्योंकि इस वायरस की गति बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रही है, रोज मौत हो रही है. आपने देखा यूएसए में 50,000 से ऊपर मौत हो चुकी हैं, और ऐसे नहीं है कि मोर्टालिटी इसकी रुक गई है. रोज हम अपने अस्पताल में भी देखते हैं कि काफी लोग इससे बीमार हैं. तो इसी के कारण हेल्थ केयर वर्कर्स ने कुछ चीजें ट्राई करी हैं कि शायद ये जो कर्व है और फ्लैटन हो जाए. जो आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की बात कर रहे हो, ये छोटी सी फ्रेंच और चाइनीज स्टडी से इंफॉर्मेशन मिली थी कि शायद
ये 2 ड्रग्स रिस्पायरेटरी इलनेसेस को कम कर पाए और उनका इंसिडेंस रोक पाए। लेकिन ये बहुत छोटी और एनेक्डोटल स्टडीज थी। अभी अमेरिका में भी स्टडी करी जा रही है और हमने क्या देखा कि कुछ इन्फेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स को या जो बहुत ही सीरियस मरीज हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है उनको दिए गए हैं और उनके रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं। और रेमडेसिविर के जैसे आपने बोला एंटीवायरल ड्रग के भी रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं। हमने देखा कि अगर वो थोड़ी जल्दी दे पाए तो शायद उससे फर्क पड़ सकता है कि वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और पेशेंट्स रिकवर कर पाए। लेकिन आप पूछ रहे थे कि क्यों फ्लॉप करी, हमें अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसकी टाइमिंग क्या है। क्या हमने उसको बहुत लेट स्टेजेस में दिया जब पेशेंट बहुत सीरियस हो चुका है एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिटर्न के, तब तो वो ठीक हो ही नहीं सकता था ओवरवेलमिंग एंटीबॉडी और कोएगुलेंट रिस्पॉन्स के कारण। मैं प्लाज्मा थेरेपी पे भी बात करना चाह रही थी। जैसे कि आपने देखा कि ये सबसे पहले हमारे हांगकांग और ताइवान से पता चला कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो कि एक मरीज रिकवर कर चुका है प्लाज्मा फरीसिस के जरिए उसका प्लाज्मा और उसकी एंटीबॉडीज का सीरम बना के हम एक डोनर से 3 मरीज तक को दे सकते हैं। इसके हमने रिजल्ट्स अभी तक के अच्छे देखे। हमारे अपने अस्पताल में इस हफ्ते पहली बार दिया गया था सिंसिनाटी ओहायो में, लेकिन क्राइस्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पे है अभी तक 10 मरीजों को दिया गया है और उसके रिजल्ट्स हमने अच्छे देखे हैं। अगेन उसकी टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है। मरीज बहुत सीरियस हो गया तो शायद ये नहीं काम करेगा। लेकिन इसकी अभी ट्रीटमेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है, एक तो देखना चाहिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। जो प्लाज्मा कैरियर्स डोनर्स हैं उनकी पूरी तरह से रिकवरी होनी चाहिए। तो 14 से 28 दिन तक दे मस्ट बी एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम खांसी बुखार नहीं हो सकता, उनके चेस्ट एक्सरे क्लियर होने चाहिए, उनको कोई और भी इलनेस नहीं हो सकती, कोई और दवाइयाँ नहीं ले सकते, वो हेल्दी डोनर होना चाहिए। तो इसके और इसमें जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। ब्लड बैंक की जरूरत होती है, ब्लड सेंटर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है इन ट्रीटमेंट्स को इस्तेमाल करने में भी और इस वक्त हमारे पास नहीं है। आपने BCG की भी बात करी थी, तो BCG वैक्सीनेशन जैसे का पता है एक बैक्टीरिया का टारगेट करती है, लेकिन हमने कई स्टडीज में देखा है 2011 में 1.5 लाख बच्चों में स्टडी हुई थी कि शायद BCG वैक्सीनेशन देने के कारण रिस्पायरेटरी इलनेसेस कम हो रही हो। तो कि ये स्टडीज हम अभी करी जा रही है नेदरलैंड्स में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन में भी BCG की स्टडीज करी जा रही है और इंडिया में बुजुर्गों को दी जा रही है कि शायद इस वैक्सीन का ऑफ टारगेट ऑफ शूट रिस्पॉन्स हो सकता है कि वो थोड़ी रिस्पायरेटरी इलनेसेस को कम करा जाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा अभी कोई FDA अप्रूव ट्रीटमेंट प्लाज्मा को से हटके कोई नहीं है, कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। जैसे कि आपने बोला सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुई जा रही है वायरस की गति कम करने के लिए। और हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को समझना है कि अगर ये लॉकडाउन खत्म हो भी गया फिर भी हमें मास्क पहनने चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्टेंस थोड़ा रखना चाहिए। और अगर आप बीमार हो आप घर रहिए, अगर आपके बच्चे बीमार हैं आप प्लीज घर रहिए, अगर आप बुजुर्ग हो या इम्यूनिटी आपके कम है तो प्लीज आप अपनी डिस्टेंस ही रखिए, आप घर रहिए, काम पे मत जाइए। ठीक है, मैं देखिए अंजना जी, ये डॉक्टर शर्मा एक छोटा सा आप इसमें दीजिएगा क्योंकि 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल मेरे बच गए और टाइम कम है, जल्दी से अपनी बात करें डॉक्टर शर्मा। हाँ, बिल्कुल। देखिए ये सारी साइंटिफिक डिस्कशंस जनरल पब्लिक के लिए अभी कंफ्यूज कर सकती है। सीधा सा मैसेज जाना चाहिए कि अभी कोई भी सॉलिड प्रूफ किसी भी दवा का नहीं है, वैक्सीन का भी नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको किल कर सकता है QT इंटरवल बढ़ा के, कार्डियक अरेस्ट करके। रेमडेसिविर का बड़ा अच्छा आया था एक डेटा, बट वो प्रूव नहीं हो सका। एक जिथ्रोमैक्स जो एंटीबायोटिक्स है, एक थ्योरी है कि प्रोविटेला एक बैक्टीरिया है, उसी को व्हीकल बना के वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है और अगर उस बैक्टीरिया को आप मार दीजिए जिथ्रोमैक्स से तो आप क्योर हो जाएंगे। सारी चीजें अधूरी हैं।
सारी चीजें अधूरी हैं, ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि विश्व भर, जी डॉक्टर शर्मा, कि विश्व भर के डॉक्टर्स जब एक साथ मिले तो एक जानकारी भी इधर आदान प्रदान हो जिसके जरिए हम आगे बढ़ पाए। डॉक्टर चौबे, जल्दी जल्दी मैं 2-3 सवाल पूछना चाह रही हूँ। न्यूयॉर्क में देखा गया है कि कई सारे जो सीवियर पेशेंट्स थे, जो ऐसी हालत में नौबत में पहुंच गए कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, बहुत ज्यादा उनमें वेंटिलेटर भी कारगर नहीं साबित हो पा रहा था। क्या ऐसा चीन में भी देखा गया है? दूसरा सवाल, क्वारंटाइन पीरियड को लेकर, केरला में क्वारंटाइन पीरियड को 14 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया गया, जर्मनी में भी ऐसा किया गया था। क्या ये एक अच्छा तरीका हो सकता है? और तीसरा, हार्ट को लेकर देखा गया कि न सिर्फ लंग्स, क्योंकि रेस्पिरेटरी ही अटैक ये करता है पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम पे, लंग्स पर सांस लेने की, हार्ट पर भी अटैक हो रहा है। ब्लड कोआगुलेशन, यानी खून में भी थिकनेस आ रही है, वो गाढ़ा हो रहा है, कोआगुलेशन हो रहा है, जम रही है, ये सारी चीजें। क्या चीन में भी ये सब कुछ देखा गया है? इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे चारों इश्यूज पे? 3 क्वेश्चन पूछे आपने। पहला तो आपने पूछा कि न्यूयॉर्क में जो वेंटिलेटर पेशेंट को जो वेंटिलेटर पे डाला गया है वो उतना सक्सेसफुली, उसमें एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि मोस्टली जो पेशेंट है वो ओल्ड एज के पेशेंट है और उनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस ऑलरेडी है। वो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उनको अदर बीमारियां भी हैं, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो थोड़ा एग्रेसिव उसको फ्लेयर अप कर रही है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो वो केरला में एपी जो सेंटर लॉकडाउन का है, वो बिल्कुल सही एक डिसीजन है, क्योंकि एपी सेंटर को लॉकडाउन करने में ये है कि लोग स्प्रेड नहीं। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप अपनी जगह क्वारंटाइन पीरियड को बढ़ाने पे पूछ रही थी सर जी, 14 दिन से ज्यादा क्वारंटाइन। हाँ, तो क्वारंटाइन बढ़ाने में ठीक है, क्योंकि क्वारंटाइन बढ़ने से उसमें क्या है कि वो जब वो मूव नहीं करेंगे तो वहां पे बाकी जगह की जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो पीरियड है 28 डेज का, वो भी पास आउट हो जाएगा। हार्ट और खून पर असर, क्वेश्चन आपका था हार्ट और खून पर असर। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा मैं मेडिकल टर्म यूज करना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग वेंटिलेट करते हैं किसी पेशेंट को, तो पहले ARDS में एक्चुअली हमारे अंदर में एक एल्वियोलाई होता है जिसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, तो हम पॉजिटिव प्रेशर से उसको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन इस वायरस का जो नेचर है, इसमें जो एल्वियोलाई है पूरे फ्लूइड्स में, वो पूरे फ्लूइड से एकदम फिल हो जाता है, तो जैसे ही हम प्रेशर देते हैं वो रप्चर कर जाता है। इसलिए वेंटिलेशन भी जो है इसमें एक हद तक कारगर नहीं हो पाता है सीवियर केसेस में, और पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है एंड फाइनली मल्टी ऑर्गन उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, क्या आप डॉक्टर हर्षवर्धन के क्लासमेट भी रहे हैं जब आप हिंदुस्तान में थे? ये तो बड़ा व्यक्तिगत आपने प्रश्न पूछ लिया। मुझे जानकारी ऐसी मिली, लेकिन देखिए एक लड़ाई वो यहाँ पर लड़ रहे हैं और एक लड़ाई आप वहां पर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि हिंदुस्तानी जो विश्व भर में इस बार अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानी जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं। ये मानवता के सामने सबसे बड़े संकट काल में आप लोगों के योगदान को हर नागरिक, हर विश्व का नागरिक हमेशा याद रहेगा और कृतज्ञ रहेगा। देखते रहिए आज तक।